ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में सभी लोग वाई टाइप कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं फिर आज की क्लास को। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, इसको हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने जाना था कि जो हमारा बहुपद है, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, चाहे वो त्रिघात बहुपद हो, अगर हमें ग्राफ के हेल्प से अगर मुझे उसके शून्यक बताने हैं, कितने शून्यक हैं उसके, तो वो हम कैसे बताते थे। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी। मैंने आपको बताया था कि मान लो मुझे एक पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है, x+5, और ठीक है, और मुझे इसके शून्यक का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? इसके शून्यक का ग्राफ बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं इसको y के बराबर मान लूंगा। y के बराबर क्यों मानूंगा? क्योंकि मेरे जो एक्सिस होते हैं वो x अक्ष और y अक्ष होते हैं ना। मेरे जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें दो अक्ष होते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष। आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे ये दोनों, ठीक है। जो क्षैतिज रेखा होती है वो x अक्ष को दर्शाती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो y अक्ष को दर्शाती है, ठीक है। तो मुझे अपने क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इसी रूप में लाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं पी एक्स की जगह y मान लिया मैंने, और y इज इक्वल टू x+5। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने y क्यों माना? ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने y इसलिए माना, पी एक्स की जगह y इसलिए लिखा क्योंकि मेरा जो ग्राफ है उसमें दो अक्ष होते हैं, x और y। तो मुझे क्वेश्चन को x और y के रूप में लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इसके शून्य की। तो शून्य क्या होगा? x का वो मान जिस पर y क्या हो जाए? 0 हो जाए। शून्य क्या होगा? x का वो मान जिस पर बहुपद यानी y 0 हो जाए। और y 0 कहां पर होता है? याद करो, मैंने बताया था y कहां पर 0 होता है? सर y अक्ष पर। कहां पर? x अक्ष पर। x अक्ष पर, वेरी गुड, ठीक है। तो y कहां पर 0 होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जिसका अक्ष है वो अपने अक्ष के ऊपर टिका रहेगा, बाकी कोई उस पर आएगा तो वो 0 हो जाएगा। जैसे ये x अक्ष और y अक्ष, तो ये x अक्ष पर के हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर, इस पूरी अक्ष पर जो y है वो 0 होता है, और y अक्ष के पूरे हर बिंदु पर x 0 होता है, ठीक है। y अक्ष पर तो x नहीं होता यानी x 0 होता है, और x अक्ष पर y 0 होता है। तो शून्य क्या होगा? x का वो मान जिससे y 0 हो जाए, और y कहां पर 0 होता है? x अक्ष पर। तो बेसिकली हम अपना जो ग्राफ देखते थे वो यही देखते थे कि हमारा जो ग्राफ है वो कहां पर x अक्ष को टच कर रहा है। जहां पर वो x अक्ष को टच करेगा वही क्या होगा? शून्य होगा उस बहुपद का, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि शून्य का मतलब ही यही है कि y 0 होना, और y कहां पर 0 होता है? x अक्ष पर, ठीक है। तो जहां ये ग्राफ टच कर रहा है x अक्ष को, वही क्या होगा? शून्य होगा। और जितनी बार ये टच करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। बताओ ये बात सबको क्लियर हुई? तो इसके कितने शून्य हुए? अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इसको पी एक्स बोलूं, इस ग्राफ के कितने शून्य हुए? एक शून्य हुए, क्योंकि ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है। ये बात सभी को क्लियर हुई? यस और नो जल्दी बताओ, है ना। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे का बता दिया है कि हम एक्स अक्ष को क्यों ले रहे हैं। अच्छा, अब मैं हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं एक बार क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, आप लोग, अंजलि ने लास्ट क्लास में पूछा था कि सर हम एक्स अक्ष ही क्यों ले रहे हैं। तो हम एक्स अक्ष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो मेरा बहुपद है वो एक्स की फॉर्म में है, पी एक्स। अगर मेरा बहुपद ऐसे होता पी वाई इज इक्वल टू y+5, ठीक है। अगर मेरा बहुपद ऐसे है पी वाई इज इक्वल टू y+5, तो मैं, क्योंकि मेरा जो ग्राफ है वो x और y में होता है, तो मैं पी वाई को x मान लेता, x इज इक्वल टू y+5, ठीक है। अब इसका शून्य क्या होगा? y की वो वैल्यू जिस पर x 0 हो जाए, y की वो वैल्यू जिस पर x 0 हो जाए। और x कहां पर 0 होता है? x कहां पर 0 होता है? बताओ, अभी बताया ना, x कहां पर 0 होता है? सर y अक्ष पर। y अक्ष पर, ठीक है।
वाई एक्सिस पर होता है, तो इस केस में हम ये देखेंगे कि ग्राफ मेरा वाई एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो समझ में आया एक्स कब देखना है, वाई कब देखना है। ठीक है, अगर आपको सिंपल मैं बताऊं तो अगर पी वाई की फॉर्म में सवाल है, पी वाई में दिया हुआ है, अगर आपका बहुपद पी वाई की फॉर्म में दिया हुआ है तो वाई अक्ष को देखेंगे, अगर आपका बहुपद पी एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो एक्स अक्ष को देखेंगे। रीजन आपके सामने है, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ, दोनों के रीजन मैंने बता दिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाई जीरो हो रहा है और यहाँ पर एक्स जीरो होता है, वाई एक्स अक्ष पर जीरो होता है और एक्स वाई अक्ष पर जीरो होता है। ठीक है, ओके। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें सारे सवाल जो है वो पी एक्स के रूप में दिए हुए हैं, है ना, पी एक्स। तो यानी आपको हर क्वेश्चन में एक्स एक्सिस को ही देखना वहां पर पड़ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सारे पी एक्स, अगर मैं कहूँ इनको, ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है। अच्छा, ये पी एक्स का मतलब क्या होता है ये सबको पता है? पी एक्स का क्या मतलब है? ये जो मैं बोल रहा हूँ पी एक्स और पी वाई, इनका मतलब क्या है? ये मैंने बताया था। पी एक्स का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल, पी से तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद, ऐसा बहुपद जो एक्स के रूप में है, जिसका वेरिएबल एक्स है, जिसमें जो चर है वो एक्स है। ठीक है, पी वाई का मतलब ऐसा बहुपद जिसका चर क्या है, वाई है, जिसका चर क्या है, वाई है। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर हुई? पी एक्स का मतलब ऐसा बहुपद जिसका चर एक्स है, पी वाई का मतलब ऐसा बहुपद जिसका चर वाई है। जैसे एक्स प्लस फाइव में कहूं तो एक्स प्लस फाइव में चर क्या है, एक्स। मैं कहूं वाई प्लस फाइव, वाई प्लस फाइव में चर क्या है, वाई। तो इसको मैं पी वाई बोलूंगा, इसको मैं पी एक्स बोलूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए आपको, है ना, हर चीज की नॉलेज हमें रखनी चाहिए। अगर हम पी एक्स बोल रहे हैं तो वो है क्या पी एक्स। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए इसके कितने जीरो, इसके कितने शून्य होंगे? शून्य बताइए इसमें कितने होंगे? सर 0। जीरो, वेरी गुड। ठीक है, क्यों होंगे जीरो? क्योंकि ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके कितने शून्य होंगे? जीरो। इसके बताइए कितने शून्य होंगे? एक, एक, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्योंकि ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है तो इसके एक शून्य होंगे। इसके कितने शून्य होंगे? दो, वेरी गुड। तो एक्स अक्ष पर ये दो जगह टच कर रहा है तो इसके कितने शून्य हो गए? दो। इसके कितने होंगे? तीन। ठीक है, ये एक्स अक्ष को तीन जगह टच कर रहा है, एक दो तीन, तो इसके कितने शून्य हो गए? तीन। ओके, चलिए। इसके बताइए इसके कितने शून्य होंगे इस वाले के, अगर ये पी एक्स की फॉर्म में है, ग्राफ पी एक्स का है। ठीक है, तो वेरी गुड, चार। तो अगर आप देखोगे तो एक यहां पर टच कर रहा है, दो, तीन, चार, तो चार इसके शून्य हो गए। इसके कितने होंगे? तीन, वेरी गुड, क्योंकि ये एक, दो, तीन, तीन जगह टच कर रहा है तो इसके तीन शून्य होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम शून्यकों को देखते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। अच्छा, पोल पर जाने से पहले आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट, तो सॉरी, रेखा, अनुज कश्यप, प्रियंका और अंकित कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आठ, आठ के आठ क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। ओके, तो ये लास्ट क्लास का आपका रिजल्ट है, आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। चलिए, इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बताना है कि कितने शून्य होंगे। ठीक है, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दीजिए। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। हाँ जी, ओके, करें सभी लोग सॉल्व इसको। 11 लोग हैं इस टाइम क्लास में और सिर्फ 8 बच्चों का ही आंसर आया है। 3 लोग जो बच गए हैं वो भी आंसर करें भाई, सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में।
ओके, एक स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। चलिए, सबका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। जल्दी से जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया है वो सभी बच्चे चैट बॉक्स में अपना एसआरएन नंबर लिख दो जल्दी से। जिन्होंने पहले लिख दिया था वो रहने देना, जिन्होंने नहीं लिखा है शुरू में, जिन्होंने नहीं लिखा था वो जल्दी से अपने अपने एसआरएन नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, जिन्होंने पोल में आंसर किया है। 1 मिनट है आपके पास, सिर्फ एसआरएन नंबर डालो। कुछ बच्चों के तो एसआरएन नंबर मैंने मैसेज करके पूछे भी थे। सर ऑन तो कर दो चैट बॉक्स। अच्छा, ऑन नहीं है क्या? सॉरी, हाँ, अब कर दीजिए। तो 11 में से 9 बच्चों ने डी को आंसर किया है, और 2 बच्चों ने गलत आंसर किया था। एक बच्चे ने ए को आंसर किया था और एक बच्चे ने बी को आंसर किया था। ठीक है, तो हाँ जी, जल्दी जल्दी डाल दीजिए अपने सारे नंबर जिन्होंने इस क्वेश्चन का पोल में आंसर किया है। हालांकि सभी ने किया है तो सभी डाल दो। ओके, चलिए, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हो जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो एक बार यहां पर टच कर रहा है, दूसरी बार यहां पर टच कर रहा है, तीसरी बार यहां पर टच कर रहा है। तो 3 बार टच कर रहा है, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 बार इसको टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। ठीक है, चलिए, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, पी एक्स एक बहुपद है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है, के शून्य के ज्ञात करने हैं। तो क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? बताइए। चलो, इसको मैं बता देता हूं, अगला आप करना। देखो, आपको याद होगा अभी तक हमने जो हमारे रैखिक बहुपद थे उनके शून्यक निकाले थे। जैसे मैं कहूं 2x+5, मैं कहूं इसका शून्यक बताओ। 9th क्लास में आप सभी ने निकाले थे रैखिक बहुपद के शून्यक। तो हम कैसे निकालते थे? अगर मैं कहूं इसके शून्यक निकालो, इसके शून्यक क्या होंगे, तो आप क्या करते थे? इसको 0 के बराबर रख देते थे। 2x+5 बराबर 0, और 2x बराबर 0-5, और 2x बराबर -5, और x बराबर -5/2। ऐसे ही करते थे, यस और नो? जल्दी बताओ। ऐसे निकालते थे शून्य रैखिक बहुपद के। 9th क्लास में आपने करे होंगे और मैंने यहां पर भी कराए थे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकलते हैं। जैसे रैखिक के निकले हैं, सेम ऐसे ही इसके निकलेंगे। ठीक है, तो शून्य के निकालने के लिए आपको पता है कि शून्य क्या होता है? एक्स का वो मान, एक्स का वो मान जिस पर बहुपद 0 हो जाए। यानी मैं इस बहुपद को 0 कर दूं शून्य निकालने के लिए, मैं इसको 0 कर देता हूं। 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 क्यों करा है इसके? क्योंकि शून्य क्या होता है? जो इसको 0 कर दे। तो मैंने इसको 0 कर दिया। अब यहां से मुझे x के मान पता चल जाएंगे, वही मेरे शून्य हो जाएंगे। अब x के मान हम यहाँ कौन से मेथड से निकालेंगे? x के मान हम यहाँ कौन से मेथड से निकालेंगे? सर मिडिल टर्म स्प्लिट करके। वेरी गुड, मिडल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, मध्य पद विभाजन मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसीलिए वहां वहां पर पढ़ाया गया था। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपके अचर है ना, उसकी गुणा कहाँ होती है? x² के गुणांक में। यानी 6 की गुणा 2 में हो जाएगी, तो कितना आया? 12। याद आया सभी को? पढ़ाया था ना? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 12 की हेल्प से बीच वाला टर्म बनाऊंगा, है ना। इस 12 की हेल्प से बीच वाला टर्म बनाऊंगा। तो वो कैसे बनाते थे? 12 के मैं क्या करूंगा? गुणनखंड। तो 2 छिक्का 12 आया। तो मैं चेक करूंगा क्या 2 और 6 से 8 बन सकता है? क्या 2 और 6 से 8 बन सकता है? बताओ, यस और नो? 1 और 3, ओके प्रियंका, बताइए, क्या 2 और 6 से 8 बन सकता है? बन सकता है। कैसे? 6 और 2 को जोड़कर। तो बन गया मेरा 8। यहाँ पर तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 2x² माइनस 8 को मैं क्या लिखूंगा? 6 + 2 और x प्लस
6 बराबर 0। ठीक है, अब देख लो भाई, जो पुरानी चीजें पढ़ाई हुई है वो आगे काम आएंगी, तो इसलिए मैं बता रहा था आपको वहां पर कि ध्यान से आपको करना है। यहां पर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ एक एक स्टेप। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ये 2x² तो ऐसे ही आ गया, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है। ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा, तो -6 हो गया, और x की गुना इसमें हुई तो 6x हो गया। ठीक है, और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर आकर साइन चेंज कर देता है, और x की गुना 2 में हो गई तो 2x हो गया, और प्लस में 6 बराबर 0। इस स्टेप में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये सब चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है, अगर ब्रैकेट के अंदर से आप माइनस बाहर निकाल रहे हो तो साइन चेंज कर देता है। याद है सभी को? बताओ, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि पहले मैं इन दोनों टर्म में से कॉमन लूंगा, क्या आ रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? 2x कॉमन है इन दोनों में, तो मैंने 2x को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x -3। यस और नो, ये कॉमन कैसे आया पता चल रहा है सभी को? 2x² -6x लिखा हुआ है, तो 2x² को मैं 2 गुना x लिख सकता हूँ, -6x को मैं 2 गुना 3 गुना x लिख सकता हूँ। तो कॉमन क्या है? 2x। 2x कॉमन आया, अंदर क्या बचा? x -3, यही तो मैंने लिखा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो चीज यहां बच रही है ब्रैकेट के अंदर वही आगे बचनी चाहिए, है ना? ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था कि यहां पर ब्रैकेट के अंदर x-3 बच रहा है ना, तो इसमें भी आप कुछ ऐसा कॉमन लो कि अंदर x-3 बचे। इसमें -2x + 6 में ऐसा मैं क्या कॉमन ले लूं कि अंदर ब्रैकेट में x-3 बचे? ओके, प्रियंका बोल रही है -2। देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको इसमें डाउट है। देखो, सबसे पहले मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, माइनस छोड़ो, मैंने पहले 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा? -x + 3। भाई जिसको डाउट हो पूछ लेना, ठीक है? मैंने सिर्फ 2 कॉमन लेकर आपको दिखाया, तो अंदर क्या बचा? -x + 3। मैंने ये कहा कि जो चीज यहां बच रही है वही बचनी चाहिए अंदर। यहाँ क्या बच रहा है? x-3, और यहाँ क्या बच रहा है? -x + 3, यानी मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर x प्लस का है तो यहाँ पर x को प्लस का बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 3 माइनस का है तो और 3 को मुझे यहाँ प्लस का यहाँ 3 माइनस का है और यहाँ पर भी मुझे माइनस का बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जब भी किसी का साइन चेंज करना हो माइनस कॉमन ले लो, है ना? जब भी किसी का साइन चेंज करना हो उसमें से माइनस कॉमन ले लो और साइन चेंज कर दो। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से माइनस को भी कॉमन ले लूंगा, 2 पहले से है ही, और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? माइनस का 2 कॉमन, अंदर के साइन चेंज हो गए, x-3 बराबर 0। बताओ भाई, ये चीज समझ में आई सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है? अगर आपको कभी भी किसी का भी साइन चेंज करना है, किसी का भी साइन चेंज करना है, उसमें से माइनस कॉमन ले लो, उसका साइन चेंज हो जाएगा। कुछ भी आप, मैं कह रहा हूं जैसे टेन है ना, 10 है, मैंने लिखा 10, 10 को लिखा मैंने, मैं कह रहा हूं इसको माइनस का बना दो, इसका साइन चेंज कर दो। तो कैसे करोगे साइन चेंज? इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, और ये 10 हो जाएगा माइनस का। हो रहा है नहीं हो रहा? देखो, मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, देखो ये 10 माइनस का होगा। तो जब भी किसी का साइन चेंज करना हो उसमें सिंपल मेथड है, उसका उसमें से माइनस कॉमन ले लो, उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली अगर माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10 ही आएगा ना वापस से। ठीक है, तो बताओ समझ में आया सभी को ये कॉन्सेप्ट माइनस वाला? तो मैंने आपको बताया था कि माइनस जब अंदर जाता है तब भी साइन चेंज होता है, और माइनस जब किसी से बाहर आता है तब भी साइन चेंज करके आता है। ठीक है, अब आप इस पूरे में से क्या कॉमन आपको दिख रहा है बताइए? इस पूरे में से क्या कॉमन है? x-3 सर। x-3, ठीक है, और क्या बचा? 2x-2, और इक्वल टू में 0 बच गया। ठीक है, अब यहां पर फिर से ध्यान देना है सभी को, ये भी कॉन्सेप्ट है एक। आप मुझे एक चीज बताओ,
दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है? मेरा आपसे सवाल ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है? सर एक संख्या को जब 0 से भाग किया जाए, मतलब गुना। हाँ, ठीक है, वेरी गुड अंजलि। यस, अनुज कश्यप, ठीक है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। जब इन दोनों में से कोई संख्या 0 हो तभी तो आंसर में 0 आएगा, है ना? या तो दोनों ही 0 हो, या तो दोनों ही 0 हो तब 0 आ सकता है, या दोनों में से कोई एक 0 हो तब 0 आ सकता है। यस और नो? ठीक है, तो सेम चीज यहां पर देखो, सेम चीज यहां पर देखो, इसको लिखा रहने देता हूं। यहां पर देखो, इसका और इसका जो गुणनफल है वो 0 आ रहा है, तो वो कब हो सकता है? या तो ये 0 हो, या ये 0 हो, या दोनों ही 0 हो। ठीक है, तो मैं क्या कह के चलूंगा, मैं एक एक को लेकर चल रहा हूं। जब x, मान लिया जब x-3 बराबर 0 है, जब x-3 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना आया? 0 + 3, यानी x का मान आया 3। ठीक है, और जब ये 0 होगा, जब 2x-2 0 होगा, तो 2x बराबर क्या है? 0 + 2, और 2x बराबर क्या आया? 2, और x बराबर क्या आया? 2/2, यानी 1। तो x का मान कितना आया? 1। तो आपको कितने शून्यक मिल गए हैं? 2 शून्यक मिल गए हैं। एक शून्यक है x बराबर 3, और एक शून्यक है x बराबर 1। और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया है कि मैंने इनको 0 के बराबर क्यों रखा। मैंने इनको 0, इसको और इसको 0 के बराबर क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि जब दो चीजों की गुणा हो रही है, तो इसमें से या तो ये 0 हो सकता है या ये, तो मैंने दोनों को 0 रख के देख लिया। जब ये 0 है तो x का मान 3 आएगा, और जब ये 0 है तो x का मान 1 आएगा। तो इसके कितने शून्य आए? 2 शून्य आए, 1, 3। और आपने अभी देखा भी था ग्राफ जब हम बना रहे थे कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ आता था, वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर टच करता था। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो, दो ही शून्य किसके आ रहे हैं। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले मध्य पद विभाजन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करने हैं, और उसके बाद आपको शून्य निकालते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। बताइए, सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को ये क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो 1 और 3 इसका आंसर आया है। ठीक है, चलिए, ये पोल का क्वेश्चन है। पोल का क्वेश्चन आप लोग करिए। पोल में आंसर करना है सभी को। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए इसको सॉल्व। यस, करिए। हाँ जी, 6x² - 6x² - 7x - 3, इसके आपको शून्य बताने क्या होंगे? करें सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। यस। हाँ जी, अरे जाएगा। मैं टाइमर सोच रहा था कहीं से मुझे टाइमर मिल जाए, क्योंकि मैंने देखा था टाइमर इसमें। हाँ, ये रहा।
तो इसमें मैं लगा देता हूं 4 मिनट बहुत है। ठीक है, 4 मिनट है आपके पास। करिए शुरू आप। यस, करिए सभी लोग सॉल्व इसको। ओके, दो बच्चों का आंसर आ चुका है, उसमें से एक का सही है, एक का गलत है। अब जिनका गलत है उन्होंने माइनस की गलती कर दी है ना, साइन उन्होंने गलत लगा दिया है। ओके, तीन में से दो का सही है, एक का गलत है। सही तो तीनों का हो जाता अगर प्लस माइनस की गलती ना होती। चलो कोई बात नहीं, उससे बचना है भाई, अब तो गलती करने से बचना है हमें। चलो, एक बच्चे ने और गलत कर दिया है, वही प्लस माइनस की मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ जी, 3 मिनट और हैं आपके पास। ओके, 6 में से 4 का सही है, 2 का गलत है। 3 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ बच्चे बीच क्लास से ही चले गए थे। अंजलि, आप भी, आपने भी बीच क्लास में ही क्लास छोड़ दी थी, क्योंकि लास्ट क्लास में जब क्लास शुरू हुई थी तो क्लास में 12-13 बच्चे थे और लास्ट तक सिर्फ 5 ही रहते। तो ऐसा नहीं करना है भाई, पूरी क्लास अटेंड किया करो सभी लोग। ठीक है, पूरी क्लास अटेंड करके जाओगे आपको फायदा मिलेगा। बीच से जाओगे तो कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, फिर वो नेक्स्ट क्लास में शायद ना आए समझ। पूरी क्लास किया करो। कुछ बच्चे थे जो लास्ट क्लास में बीच से ही चले गए थे। और अब मैं थोड़ा नोट भी करूंगा सारे नंबर वगैरह सबके, कौन कौन बच्चा क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैंने आपसे सारे नंबर भी लिखवाए थे। चलिए। वेरी गुड। ओके, आंसर सभी का आ चुका है। ठीक है, टाइम से पहले ही आ गया सबका आंसर। चलो, तो 9 में से 6 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने डी को आंसर किया है। तो जिन 2 बच्चों ने डी को आंसर दिया है ना, उन्होंने यहाँ पर साइन की मिस्टेक कर दी। ठीक है, और जिस एक बच्चे ने बी को आंसर दिया है, उन्होंने मतलब क्वेश्चन ही गलत किया है फिर तो सारा। सी वालों का आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, इसको हटा दूं पहले में। चलिए, तो अच्छा, मुझे इसके क्या निकालने हैं, शून्य। शून्य निकालने के लिए मैं इसको 0 के बराबर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3 की गुना करूंगा सबसे पहले 6 में। तो 3 गुना 6 कितना आया, 18। हाँ जी, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो। 3 गुना 6 कितना आया, 18। ठीक है, चलो फिर तो ठीक है। यस, अब मुझे 18 की हेल्प से क्या बनाना है, 7 को बनाना है। तो 18 की हेल्प से 7 कैसे बनेगा, इसकी गुणनखंड करके देखते हैं। 2 × 18। अब 2 और 9 की हेल्प से क्या 7 बन जाएगा, 2 और 9 की हेल्प से 7 बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। 9 में से 2 घटा तो 7 बन जाएगा। तो यहां मुझे क्या मिला, 6x² माइनस 9 - 2x - 3 बराबर 0। तो यहां से क्या बचा, 6x² माइनस के अंदर गुणा होगी तो ये -9x, इस माइनस के अंदर इस माइनस में गुणा होगी तो +2x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है। अच्छा, ये चीज सबको क्लियर हुई ना। ये जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जैसे यहाँ पर माइनस है तो अंदर जाकर साइन चेंज हो गए। 9 माइनस का हो गया, 2 प्लस का हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन है, तो इन दोनों में है 3x कॉमन।
3x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2 कैसे बचेगा भाई, 3x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3। ठीक है, 2x माइनस 3 बचा ना, 3x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि 3 2 6 होते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6 होते हैं, x यहाँ पर एक बाहर आ गया तो एक अंदर रहेगा, माइनस 3 3 9 होते हैं तो 3 बच गया। अब इसमें से क्या कॉमन लूं कि 2x माइनस 3 बचे, 1 कॉमन ले लो प्लस का, तो प्लस का 1 कॉमन लेने से क्या बचा, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आया, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब जब ये 0 है, जब 2x - 3 जो है वो 0 के बराबर है, तो 2x बराबर क्या हुआ, 0 + 3, तो x बराबर क्या होगा, 2x बराबर क्या होगा 3 और x बराबर क्या होगा 3/2। जब ये 0 है, 3x + 1 बराबर जब 0 है, तो 3x बराबर क्या हुआ 0 - 1, 3x बराबर क्या हुआ -1 और x बराबर क्या हुआ -1/। ठीक है, तो x के आपको दो मान मिल गए, 3/2 और -1/3, यानी ऑप्शन सी। ठीक है जी, बताओ कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी प्रियंका, समझ आ गया सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलो एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन है 3x² - 16 के शून्य का आपको निकालना है, के शून्य ज्ञात कीजिए। करिए सॉल्व, क्या आएंगे इसके शून्य। 3x² - 16, बताइए क्या होंगे इसके शून्य। हाँ जी, (3x² - 16 के शून्य का आपको निकालने हैं। उसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक सर्व समीका का यूज करके कर सकते हो, जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, a² - b² वाली, उसकी हेल्प से भी इसको कर सकते हो आप। और दूसरा तरीका है सिंपल वाला जो है, उससे भी कर सकते हो। हुआ क्या सॉल्व इसी का। अंजलि, प्रियंका, रेखा, सोनपरी, काजल, अनु शर्मा, अनुज कश्यप। हाँ जी, हुआ किसी का सॉल्व। 4/3 एंड -4/3। ओके अंजलि, बाकी लोगों का क्या आंसर आया भाई।
प्रियंका आपका क्या आंसर आया? अंजलि आपका 90% आंसर तो सही है, आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है। चेक करो क्या मिस्टेक की है, बहुत छोटी सी। अच्छा, सॉल्व हो गया है तो वाई टाइप कर दो, नहीं हुआ है तो एन टाइप कर दो भाई। कर रहे हो अभी? चलो ठीक है, मैं करा देता हूं। चलो देखते हैं, देखो इसके शून्य निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर रख दूंगा। तो 3x² माइनस 16 बराबर 0। ओके, ठीक है। अब यहां से आप इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका तो इसको करने का ये है कि आप 3 को क्या लिख दो, √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको या नहीं? जल्दी बताओ। 3 को √3 का होल स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि रूट में अगर 5 है और उसकी √5 से गुणा करे तो वो 5 होता है। ऐसे ही √3 की √3 से गुणा करो तो वो 3 होता है। बताया था, याद आया सभी को? ठीक है, तो यानी मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया 3 को √3x का होल स्क्वायर माइनस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर बराबर 0। जल्दी बताओ लिख सकता हूँ या नहीं? इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, सभी स्टूडेंट्स। किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो माइक ऑन करके। ठीक है, अब यहां से आप देखो, ये a² माइनस b² जैसा दिख रहा है ना, a² माइनस b² बराबर a माइनस बी a प्लस बी, इसके जैसा नहीं दिख रहा है ये? दिख रहा है ना इसके जैसा, a² माइनस b² बराबर a माइनस बी a प्लस। ठीक है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जब a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार इनको घटा दो और एक बार इनको जोड़ दो, सेम मैं इसके लिए लिख सकता हूं, एक बार इन दोनों को घटा दो √3x माइनस 4 और एक बार इनको जोड़ दो √3x प्लस 4 और बराबर में 0। जल्दी बताओ, इस वाली सर्व समीकरण का यूज किया है मैंने, कर सकता हूं इसका यूज? ठीक है, तो यहां से अब आपका आंसर आ चुका है। जब ये 0 है, जब √3x माइनस 4 बराबर 0 है, तो √3x बराबर क्या होगा, 0 प्लस 4। और x बराबर क्या हुआ, √3x बराबर क्या हुआ, 4। और x बराबर क्या हुआ, 4/√3। ठीक है, जब √3x प्लस 4 बराबर 0 है, तो ये क्या होगा, √3x इज इक्वल टू 0 माइनस 4, √3x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4/√3। तो आपके क्या आंसर आया, 4/√3 और -4/√3। अंजलि, पता चला क्या कहाँ मिस्टेक थी? बताइए, समझ आया सभी को? एक तरीका तो इसका ये है करने का, बताओ इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, फिर दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये था कि सर्व समीकरण का यूज करके हम इसको कर लेते, अब दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका इधर कर लेता हूं मैं। आपको पता है कि 3x² माइनस 16 के शून्य का आपको निकालने थे, तो ये 0 के बराबर हमने रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² इज इक्वल टू 0 प्लस 16 हो गया। तो 3x² बराबर क्या आया, 16। और x² बराबर क्या आ गया, 16/3। ऐसे ही आएगा। हाँ प्रियंका, भी आते हैं डाउट पे। पहले इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट, फिर डाउट पे आते हैं। ओके, पहले ये बताओ, ये समझ में आया प्रियंका, ये जो मैंने किया है ये समझ में आया? 3x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है ना, तो 16 उधर चला गया, तो 0 प्लस 16 16 हुआ। 3x² इज इक्वल टू 16 हो गया और x² इज इक्वल टू 16/3 हो गया, 16/3 हो गया। तो यहां से x बराबर क्या होगा, आपको पता होगा कि जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है, √16/3। सभी को ये चीज पता है ना, कि जब इधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट बना देगा। यस और नो? ठीक है, और सभी को यह भी पता है कि जब मैं अंडर रूट लगा रहा हूं तो प्लस माइनस दो साइन आते हैं। सभी को यह भी पता है कि जब मैं अंडर रूट यहां पर लगा रहा हूं तो दो साइन आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। क्यों आएगा?
क्योंकि आपको पता है अगर मैं कहूं 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, दोनों क्या होते हैं, 4 ही होते हैं। ठीक है, अगर आप 2 का स्क्वायर करो वो भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर करो वो भी 4 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 4 के वर्गमूल 2 हो सकते हैं, एक तो -2 हो सकता है और एक +2 हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। यस और नो? सबको ये चीज क्लियर हुई? सबको ये चीज क्लियर हुई? तो इसीलिए यहां पर दो साइन आए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो जब भी आप स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ अंडर रूट लगा रहे हो, हमेशा याद रखना, ये आपको बहुत काम आएगा आगे तक के लिए। जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ अंडर रूट लगा रहे हो, तो साथ में प्लस माइनस भी आता है। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर अब क्या आ जाएगा, x बराबर 16 का जो वर्गमूल है वो, अच्छा प्लस माइनस भी लगा देते हैं, 16 का वर्गमूल 4 होता है बटे 3 का हमें पता नहीं, तो ये √3 ऐसे का ऐसे ही रहा। तो आपके आंसर क्या है, x इज इक्वल टू प्लस का 4√3, 4/√3 और माइनस का 4/√3। ये हमारे आंसर हो। हाँ जी, अब अपने अपने डाउट आप पूछ सकते हैं एक एक करके। बोलिए प्रियंका, सबसे पहले आप बताइए क्या डाउट है आपका। सर हम्म √3x ब्रैकेट स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल भी तो हो सकता है। अच्छा, इसमें बोल रहे हो, इसमें? ये तो लेकिन मुझे कैंसिल करना नहीं था ना, मुझे बेसिकली इस फॉर्म में लाना था, a² - b² के फॉर्म में, जिससे मैं सर्व समीका लगा सकूं। आपकी जो सर्व समीका है वो क्या होती है, a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था ये a² - b² की तरह नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या किया, इसको बनाया। पहले कैसे बनाया, मैंने 3 को लिख दिया √3x और पूरे का स्क्वायर माइनस 16 को लिख दिया मैंने 4 का स्क्वायर। अब देखो ये a² - b² जैसा बन गया, a² - b²। फिर मैंने ये सर्व समीका यहां पर लगाई, a - b यानी √3x - 4 इंटू a + b यानी √3x + 4, और बराबर में 0 चल रहा। ठीक है, और बाकी आगे सॉल्व किया। बताओ, डाउट क्लियर हुआ? ये मैंने जबरदस्ती बनाया है, इसको कैंसिल कर दोगे तो फिर से यही आ जाएगा, हमें फायदा क्या होगा? अगर स्क्वायर से इसको कैंसिल ही कर दोगे तो हम वहीं आ गए, फिर से 3x² बच गया। क्वेश्चन यहां से आगे कैसे बढ़ेगा, जब आप इसमें a² - b² को अप्लाई करोगे। और कोई डाउट किसी का? आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड यहाँ पर दिखा दिए हैं, सर्व समीका का यूज करके आए, सिंपल मेथड ये है, इसको उधर ले जाओ, और जब भी अंडर रूट लगाओगे तो प्लस माइनस साथ में लगाना। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे इसके। ओके, पोल में करें, पोल में करें क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका ऐसा ही है, 2x² - 9, इसके आपको शून्य को बताना है। करिए सभी लोग सॉल्व, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। यस, करिए। (2x² - 9). यस, ओके, ओके, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है अभी तक, तो बाकी लोग भी आंसर करें। 2 मिनट हैं आपके पास।
हाँ जी, करिए सभी लोग सॉल्व। 3 लोग और बचे हैं, नहीं, एक स्टूडेंट और बचे हैं। दो एक्स स्क्वायर माइनस 9, चलो सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, सबका आंसर एकदम सही है, टाइमर लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं लगाऊंगा ही नहीं। चलिए ठीक है, तो सबने ऑप्शन ए को आंसर दिया है जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, ठीक है, वेल डन। तो आप इसमें देख पा रहे हो, यहां पर मुझे इसके क्या निकालने हैं, जीरो निकालने, तो जीरो निकालने के लिए मैं इसको जीरो के बराबर रख दूंगा, तो 2x² बराबर क्या हुआ, 0 + 9, 2x² बराबर क्या हुआ, 9, x² बराबर 9/2। अब x² यहां से हटेगा तो दूसरी तरफ अंडर रूट जाएगा प्लस माइनस के साथ, ठीक है। अब आपको पता है 9 का क्या होता है, प्लस माइनस, 9 का कितना होगा, 3/√2, तो आपका आंसर क्या है, 3/√2, -3/2, ठीक है। तो इसके दो शून्य होंगे, 3/√2 और -3/√2, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, बताइए इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछिए। सबको क्लियर हुआ यहां तक? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अल्फा और बीटा के बारे में, यानी जो हमारे शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के, शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम यहाँ पर एक चीज जानना चाहते हैं, ये अल्फा और बीटा है क्या, कहां से आई ये अल्फा और बीटा। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि कोई अगर रैखिक बहुपद है ax + b, तो इसका क्या होगा, एक हल होगा, या मैं कह दूं एक शून्यक होगा, ठीक है। अब देखो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, हल और शून्यक एक ही बात है। हल, हाँ, प्रियंका पूछो क्या डाउट है। सर हम इस एक्सरसाइज को बिना अल्फा बीटा के भी तो कर सकते हैं। बिना अल्फा बीटा के कैसे, मतलब लास्ट एक अभी आपको वो पढ़ने पड़ेंगे ना वहां पर, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, तो वहां पर मूल हम अल्फा और बीटा को ही मानेंगे ना, वहां पर इनकी जरूरत पड़ती है। सर इसके बिना भी तो सर हो सकता हाँ जी बोलो। सर इसमें ax + b के साथ प्लस में c क्यों नहीं लिया। हाँ मैं आता हूँ, इस पर आता हूँ। देखो ax + b में b के साथ c क्यों नहीं लिया, देखो यहां पर जो ये b है ना, ये है आपका एक चर, सॉरी अचर, मतलब b कोई संख्या हो सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसके साथ c ले लोगे तो वो भी एक अचर होगा, और जब आप अचर में अचर को ऐड कर रहे हो तो अचर ही आएगा। कॉन्स्ट बी एक कांस्टेंट है, बी एक क्या है, कांस्टेंट है, और सी भी एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं आ रहा, अगर इनके साथ एक्स आता तो ये कांस्टेंट नहीं होते, अचर नहीं होते। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एक अचर ही तो आएगा, अल्टीमेटली एक अचर ही आएगा, तो उससे फायदा क्या, इससे अच्छा एक ही अचर लिख लो, एक ही अचर लिख लो, मान लो वो ऐड होके यही आया। हाँ जी, सर मैं ऐसे कह रही हूँ कि मतलब ax² + bx + c ये वाली क्यों नहीं ली। ये रैखिक बहुपद मैंने बताया अभी, ये रैखिक बहुपद का ये होता है ना, ये रैखिक के लिए बताया, लीनियर पॉलिनोमियल। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था आपको कि अल्फा बीटा ये आए कहाँ से, तो मैं ये बता रहा था कि जो आपका रैखिक बहुपद होता है ax + b, इसका एक हल या एक शून्यक या एक मूल होता है, ये तीनों एक ही चीज है, हल शून्यक और मूल। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो सॉल्यूशन, जीरो और रूट्स, तीनों एक ही चीज होती है, तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई द्विघात बहुपद लूं ax² + bx + c, इसके कितने हल होते हैं, दो हल या दो शून्यक या दो मूल,
तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये चीज बताना चाह रहा हूं कि जिस बहुपद की घात जितनी होती है उसके उतने ही हल होते हैं। जैसे इस बहुपद की घात डिग्री डिग्री पढ़ा था आपने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। तो क्या होती है बहुपद की घात? चर की अधिकतम घात को कहते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। तो इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? एक। तो बहुपद की घात एक हो गई, तो इसका एक हल या एक शून्य क्या एक मूल होगा। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? दो। तो बहुपद की घात दो हो गई, तो इसके दो हल या दो शून्य क्या दो मूल होंगे। अगर मैं लिख दूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसमें चर सॉरी क्यूब है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? तीन। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? तीन। तो बहुपद की घात क्या होगी? तीन। तो इसके तीन हल या तीन शून्य क्या तीन मूल होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी डिग्री होती है, जितनी घात होती है, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही हल होते हैं। आपने अभी देखा ना, यहां पर आप देख कर आए हो, यहां पर दो थी ना घात, तो दो सॉल्यूशन आ रहे थे। देखो इसमें भी दो सॉल्यूशन आए थे। पीछे आपने भी क्वेश्चन किए हैं, आपने देखा ना, इसको भी जब आपने सॉल्व किया, इसकी घात दो है ना, बहुपद की घात दो है, इसके भी दो सॉल्यूशन आ रहे थे। तो जितनी घात होती है उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताओ। जितनी घात होती है उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उस बहुपद के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है द्विघात के बारे में। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात दो है, तो इसके दो हल होंगे, इसके दो हल होंगे, और उन दोनों हलों को क्या बोल दिया गया है? अल्फा और बीटा। ये बात आपको क्लियर हुई? बोलने को कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन अल्फा बीटा इसलिए बोला क्योंकि एक्स वाई जेड ए बी सी डी तो इसमें यूज हो रहे हैं ना, तो इसलिए अलग से हमें एक नई चीजें, दो नई चीजें मिली, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, ये बस सॉल्यूशन है, ये मान है जो इसको सॉल्व करके आए होंगे। वो कुछ भी आ सकते हैं, एक दो तीन माइनस तीन, तीन बटे रूट दो माइनस तीन बटे रूट दो, कुछ भी आ सकते हैं। तो ये समझ में आया अल्फा और बीटा क्या होते हैं? बताओ, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो? प्रियंका, आपको आपका डाउट क्लियर हुआ? ये अल्फा और बीटा है क्या? ये सॉल्यूशन है इसके। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दो मान आने निश्चित हैं, दो मान आने निश्चित हैं। जब किसी द्विघात बहुपद को सॉल्व करोगे तो वो जो दो मान है उनको अल्फा और बीटा मान लिया। अब फिर इसके बाद ये बताया कि अगर आप अल्फा और बीटा को जोड़ दो तो वो किसके बराबर होते हैं? माइनस बी अपॉन ए के। और अगर आप अल्फा और बीटा की गुणा कर दो तो वो किसके बराबर होते हैं? सी अपॉन ए के। ठीक है, यानी अगर आप माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकालो और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, वो एक जैसी आएगी। अगर आप सी अपॉन ए की वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, वो एक जैसी आएगी। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि इसके दो शून्यक या दो हल। मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी है, शून्यक या हल, या एक चीज और बताई थी, मूल। ये एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में हल या मूल लिखा जाए तो इससे मतलब शून्य की है, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसके दो, क्योंकि इसकी घात दो है तो इसके दो हल होंगे, उन दोनों हल को हमने अल्फा और बीटा मान लिया। और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए यहां पर कहा गया। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको बेसिकली ये जांच करनी है, क्या करनी है? जांच करनी है कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के, और जो अल्फा बीटा होगा वो बराबर होगा सी अपॉन ए के। यानी जो भी हमने पढ़ा उसको हम यहाँ पर क्या करके देखेंगे? उसकी जांच करके देखेंगे। तो जल्दी से देखो कैसे देखेंगे जांच करके। सबसे पहले आपको बहुपद क्या दिया हुआ है? पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसमें मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लो। इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए का मान कितना है? 2। बी का मान कितना है? अब देखो, बी प्लस का है और 8 माइनस का है, तो बी कितना आएगा? माइनस का 8। मैंने आपको बताई थी ये चीज कि जब साइन अलग अलग हो तब हमें अलग अलग साइन दिखाने पड़ेंगे। बी प्लस का है तो बी को प्लस का लिया है, 8 माइनस का है तो 8 को माइनस का लिया है। यहाँ पर ए भी प्लस का था, दो भी प्लस का था, तो दोनों प्लस के लिए हैं। यहाँ पर बी प्लस का है तो प्लस का लिया, 8 माइनस का है तो माइनस का लिया। यहाँ पर सी प्लस का है, 6 भी प्लस का है, तो सी और 6 दोनों प्लस करेंगे, यानी सी बराबर कितना आया?
6। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर हुई? ए बी सी के मान कैसे निकाले हैं मैंने इस बहुपद से? ठीक है, ओके। अब अल्फा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? अल्फा दिया हुआ है 1। अल्फा कितना दिया हुआ है? 1। और बीटा कितना दिया हुआ है? 3। ये शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक मतलब अल्फा और बीटा के मान दिए हुए हैं। आप अल्फा बीटा किसी को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं मैंने 1 को लिया है तो आप भी 1 को लो, 3 को भी ले सकते हो। अल्फा अल्फा की जगह 3 और बीटा की जगह 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है इसको। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसका एलएचएस। इस वाले का एलएचएस क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 1 प्लस 3, तो कितना आया? 4। अब ले रहा हूं मैं इसका आरएचएस। आरएचएस क्या है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है? -8 अपॉन ए कितना है? 2। तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस 8/2। 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो आप यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए बराबर आ गए। अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। ये चीज आपको यहां पर वेरीफाई हो गई। मैंने पहले एलएचएस लिया था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ा तो 4 आया। 1 और 3 4 होते हैं। और अल्फा और फिर मैंने माइनस बी अपॉन ए लिया तो माइनस बी यानी 8/2 4 होता है। तो दोनों 4 आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अब मैं इसको लूंगा। इसको इसका मैंने एलएचएस लिया अल्फा बीटा। तो अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? 1। बीटा कितना है? 3। तो 1 गुणा 3 कितना आया? 3। और फिर मैंने आरएचएस लिया सी अपॉन ए। सी कितना है? सी कितना है? 6। और ए कितना है? 2। तो 6/2। और ये भी कितना आया? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3। तो यहां पर आप देखो अल्फा बीटा और सी अपॉन ए दोनों बराबर है, यानी अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन। तो यहां से हमने ये चीज वेरीफाई कर ली कि जो हमारे शून्यक होते हैं उनका योग माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और जो हम गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। समझ में आया सभी को मैंने क्या किया है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाना। ओके, बताओ भाई, जिनके डाउट्स है, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो।